हाँ जी बच्चों, वेलकम। मोशन इन अ प्लेन चैप्टर चल रहा है, नया चैप्टर शुरू किया है। पहला लेक्चर देखना जरूरी है। बिना पहला लेक्चर देखे आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो एक रिवीजन लेक्चर है, उसको ज़रूर देखना है। उसके बाद ही लेक्चर 2 आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, लेक्चर 2 पर ही बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं 2-3 आसान बातें बता रहा हूँ, फिर मेन बात पर आऊँगा मैं। तो सबसे पहले एक वर्ड हम यूज़ करते हैं फिजिक्स में, प्रोजेक्टाइल। क्या वर्ड है? प्रोजेक्टाइल। तो बच्चों के दिमाग में आ सकता है, सर ये प्रोजेक्टाइल वर्ड का क्या मतलब है? देखो, ऐसी चीज जिसे हम एक बार फेंक दें, है ना। क्या करें भाई? एक बार फेंक दें, उसके बाद उसमें उसके मोशन को पूरी तरह से ग्रेविटी कंट्रोल करे, यानी उसमें कोई इंजन वगैरह नहीं लगा हुआ है। मोशन इज टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। सच काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन एक बार हवा में उड़ गया, तो बताओ उसका मोशन प्रोजेक्टाइल है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें इंजन लगा हुआ है। उस मोशन को ग्रेविटी अकेले कंट्रोल नहीं कर रही है। हालांकि ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा है, इससे मना नहीं कर रहे, लेकिन इंजन भी फोर्स लगा रहा है। तो एरोप्लेन का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं माना जाएगा। लेकिन अभी कोई बच्चा क्रिकेट खेलते समय, है ना, फील्ड करे बॉल को उसने पकड़ा और विकेट कीपर को दिया, और बॉल को फेंक के उनने दिया हवा में, तो वो मोशन को एक बार उसने फेंक दिया बॉल को, उसके बाद बॉल अपने आप अंडर ग्रेविटी नीचे आएगी, तो वो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन माना जाएगा। आप भाला फेंके जैसे किसी पर, है ना, तो भाला या जैवलिन थ्रो जिसे कहते हैं, तो आपने जैवलिन फेंका है, तो बेटे उसका मोशन भी एक बार फेंकने के बाद फिर आपका कंट्रोल खत्म है, फिर मोशन ग्रेविटी ही करा रही है, ग्रेविटी के कंट्रोल में हो रहा है, तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन माना जाएगा। तो आपको प्रोजेक्टाइल की बात समझ में आ गई। ठीक। अब प्रोजेक्टाइल जिस रास्ते को फॉलो करता है ना, उसे फिजिक्स में कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दे दिए ना, है, बताओ कौन कौन से? बोलो। मैंने बोला जैसे, है ना, बॉल को फेंकना हवा में, बिल्कुल सीधा नहीं फेंकना है कि बिल्कुल तुम सीधा ऊपर की तरफ फेंको, तिरछा फेंको बॉल को हवा में, है ना। ओके, इस तरह का मोशन। जैवलिन को फेंक लो, है ना, डिस्क को किसी को फेंक लो, डिस्क थ्रो करते हैं, है ना। इसी तरह से तोप से कोई गोला छोड़ा जाता है ना, कोई शॉट फायर किया जाता है कैनन से, तो ये सारे मोशन ही प्रोजेक्टाइल मोशन हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब मैं एक बार लिख देता हूं, समझ में तो आ ही गया तुम लोगों को, तो एक बार मैं लिख देता हूं। तो प्रोजेक्टाइल का मैंने क्या डेफिनेशन बताई, बताओ? एनी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू स्पेस और एयर सच दैट इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। बोलो। एनी ऑब्जेक्ट, any object projected into space, projected into space or air, फिर क्या? such that it moves, such that it moves, कैसे? it moves under the इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में ही चलना है चीज को। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन।
क्या क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक भाई, है ना? अब ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? ट्रेजेक्ट्री मैंने अभी समझाया, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। द पाथ followed by the projectile is called trajectory। वैसे याद रखो बेटे एक बात, ये वैसे एडिशनल बात है, ट्रेजेक्ट्री के लिए हम x और y में एक रिलेशन निकालते हैं। किस किस में रिलेशन निकालेंगे? x और y में। और वो रिलेशन में आप देखेंगे, अगर x की पावर बड़ी से बड़ी देखेंगे तो 2 आएगी और y की पावर 1 आएगी। इसीलिए ट्रेजेक्ट्री जो होगी वो पैराबोला होगी। कैसी होगी? पैराबोला। तो जनरली जो प्रोजेक्टाइल होते हैं उनकी ट्रेजेक्ट्री पैराबोला शेप की होती है। एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं, एक बार दोबारा चाहो तो दे सकते हैं। बताओ भी क्या क्या थे? अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, और बताओ भाई दूसरा एग्जाम्पल बोलो। अ शेल फायर्ड फ्रॉम ए कैनन, अ शेल फायर्ड फ्रॉम अ कैनन। एक तोप से अगर हम गोला चलाएं तो उसकी भी आप देख सकते हैं ट्रेजेक्ट्री जो होगी पैराबोला होगी। ठीक है, इसी तरह से जेवलिन थ्रो करें, है ना, या स्टोन को फेंकें हम, है ना, तो इस तरह की ये सारी ट्रेजेक्ट्री जो होंगी, बॉल को फेंकें, स्टोन को फेंकें, फुटबॉल को किक करें, है ना, तो ये सारी ट्रेजेक्ट्री, फुटबॉल को हवा में किक करना, ये ध्यान रखना है। तो ये सारी ट्रेजेक्ट्री जो होंगी बच्चों ये पैराबोलिक होती हैं। तो पहली बात ये फिनिश हो गई। अब इसमें पेज तो बचा है, लेकिन मुझे आर्टिकल जो डिस्कस करना है वो लंबा है, तो मैं नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूँ। जरा ध्यान से देखिएगा, अगला आर्टिकल जो डिस्कस करना है वो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। बोलिए जी नाम, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले दिमाग में एक बात आती है, सर क्या है भाई ये चक्कर, पहले तो यही बताइए है? तो आप एक क्लिफ पर खड़े हो गए हैं, एक ऊंची जगह चले गए हैं, आप छत पर चले गए हैं, एक चोटी पर चले गए हैं, एक ब्रिज पर चले गए हैं, किसी भी ऊंची जगह आप चढ़ गए हैं और उसकी ऊंचाई कितनी है? h, उसकी हाइट है h। और वहां पर खड़े होके आपने एक पत्थर को फेंका, लेकिन आपने उसको सीधा फेंका इस तरह से, पैरेलल टू द ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, इस तरह से फेंका है और आपने उसको वेलोसिटी दी u। अब मेरा सवाल ये है, तुम बताओ पत्थर सीधा ही चलता जाएगा या क्या होगा? तुम लोग क्या सोचते हो बताओ? पत्थर सीधा ही चलता जाएगा या कुछ होगा? बताओ। हाँ, पत्थर सीधा ही नहीं चलता जाएगा, ये आगे भी चलेगा क्योंकि इस पे वेलोसिटी है आगे चलने के लिए, लेकिन ग्रेविटी से नीचे खींचेगी। तो ग्रेविटी इसको कहां खींचेगी? नीचे की तरफ। ग्रेविटी, इसकी वजह से नीचे भी गिरेगा। तो आगे चलो नीचे गिरो, इस तरह की बात होगी। तो ये आगे भी चलेगा और नीचे भी गिरेगा और इस तरह से कुछ आकर जमीन पर टकराएगा। ये रास्ता को ही ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। अभी हम निकालेंगे कि इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी है, और हम कई चीज़ों में इंटरेस्ट रख रहे हैं। किन चीज़ों में? पहले तो इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी है, ये रास्ता कैसी शेप का होगा ये जानना चाहते हैं। दूसरा, इसको नीचे आने में कितना समय लगेगा। तीसरा, देखो ये यहां से फेंका था और जमीन पर यहां टकराया, तो ये दूरी कितनी होगी? इसे फिजिक्स में कहते हैं रेंज, यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहां तक की डिस्टेंस है, यहां तक, है ना। और ये जब टकराएगा तो किसी वेलोसिटी से टकराएगा, ये वेलोसिटी कितनी होगी, कितने एंगल पर टकराएगा, ये एंगल कितना होगा। ऐसी कई चीज़ों के जवाब हम जानना चाहते हैं। ट्रेजेक्ट्री की शेप क्या होगी, नीचे आने में कितना समय लगेगा, रेंज कितनी होगी,
कितनी वेलोसिटी से टकराएगा। इस वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होंगे, तो ये Vx कितना होगा, ये Vy कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। इस तरह की कई चीज़ें हम जानना चाहते हैं। राइट, क्लियर। तो देखो बेटे, इस पूरी प्रॉब्लम को अगर हम रिजॉल्व करें तो इसमें एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, ग्रेविटी खाली लग रही है, बाकी तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इस मोशन को दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक तो है ये इधर चलना, ऐसे, है ना, तो इधर की तरफ तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो अलोंग हॉरिजॉन्टल अगर मैं बात करूं, अलोंग एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल, यानी इस एक्सिस की तरफ बात करूं, ये एक्स एक्सिस मैंने मान दिया है इसे एक्स एक्सिस, तो मैं क्या कहना चाहता हूं, इधर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, कोई फोर्स नहीं है, तो इधर कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक्सीलरेशन ही वेलोसिटी को घटाता है या बढ़ाता है, फोर्स ही वेलोसिटी को घटाता है या बढ़ाता है। फोर्स ही नहीं है तो ये वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन, यानी ये वेलोसिटी नहीं बदलेगी थ्रू आउट द मोशन। एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी नहीं बदलेगी, एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी नहीं बदलेगी। जैसे ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो पूरी यात्रा के दौरान इधर की तरफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। जब ये जस्ट टकराने वाला होगा तो भी इधर की तरफ वेलोसिटी, जैसे Vx की बात करें तो Vx की वैल्यू भी u ही रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बदलेगी नहीं, मोशन है यूनिफॉर्म। राइट, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो वेलोसिटी नहीं बदलेगी। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर अलोंग y एक्सिस, तो देखो y एक्सिस के अलोंग क्या कोई फोर्स लग रहा है? हाँ जी, ग्रेविटी लग रही है। और आपको पता है मोशन अंडर ग्रेविटी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होता है। तो y एक्सिस की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ? ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्सीलरेशन है, हाँ जी है, और उसकी वैल्यू है g, बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, इस तरह की बात है। तो ये मोशन होगा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। इसमें सिर्फ एक ही इक्वेशन लगाई जा सकती है एक्स एक्सिस की तरफ, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और कोई इक्वेशन एक्स एक्सिस की तरफ काम नहीं करेगी। लेकिन y एक्सिस की तरफ आप कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं, जैसे v बराबर u प्लस जी टी, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या तीसरी चाहो तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, चौथी चाहो चौथी भी लिख सकते हो। ये सारी इक्वेशन y एक्सिस की तरफ लगाई जा सकती हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये मोशन दो मोशंस का मिक्सचर है ना भाई? कौन कौन से का? यूनिफॉर्म मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एडेड बाय यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो ये एक कॉकटेल मोशन है, दो मोशन का मिक्सचर है ये। राइट, अब मैं आपको सवाल को आगे समझा रहा हूं, जरा केयरफुली फिर देखिएगा। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो मान लो पार्टिकल चलते हुए यहां आ गया, यहां पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? x, y। राइट, समझ में आ गया है? तो ये डिस्टेंस जो है ये x है, और ये जो हाइट ट्रेवल की है ये कितनी है? y। ये हाइट जो है ये y, ये ऑरिजिन है, यहां से सब चीजें नाप रहे हैं, ऑरिजिन।
और मैंने नीचे की तरफ को प्लस माना है, ध्यान रखना, नीचे की तरफ पॉजिटिव मान रहा हूं, ऊपर की तरफ माइनस मान रहा हूं, इधर की तरफ प्लस माना है, इधर की तरफ, क्योंकि मानना प्लस माइनस एक्सिस को मानना पूरे तरह से मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ऑरिजिन मानना, एक्स एक्सिस मानना, किधर प्लस लेना है किधर माइनस लेना है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने ऐसे मान लिया है, कोई चाहे तो चेंज करके ही मान सकता है, इससे रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन समझना आसान हो जाता है। ठीक है, तो जरा देख लो बच्चों। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं डिस्टेंस x चलने में कितना समय लगेगा। तो ये x एक्सिस है ना, तो फॉर्मूला x एक्सिस वाला लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस की जगह x, स्पीड की जगह u, x एक्सिस वाली स्पीड। जब x एक्सिस की बात करेंगे तो सारी चीजें x एक्सिस वाली लेंगे, खाली टाइम सब में कॉमन होता है, बाकी ये x एक्सिस वाली बात करेंगे। तो डिस्टेंस भी x वाली, स्पीड भी x एक्सिस वाली। ओके, तो बताओ भाई, टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस x, बताओ कितना बताओगे, सारे बच्चे बताओ। टाइम टेकन टू कवर आ डिस्टेंस x। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको सभी को याद है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। x एक्सिस का है तो सारी चीजें x वाली लेनी है, स्पीड हो जाएगी u और टाइम हो जाएगा t। तो t की वैल्यू हो गई x अपॉन u, यानी x डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वो x अपॉन u होगा। इतनी देर में हाइट कितनी चल लेती है बॉडी, देखो बेटा, तो हाइट चली है इतनी ही देर में y, यहां से गिर के यहां आ गई है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये y एक्सिस की तरफ लगाना है, तो चुनाव यहां से करना पड़ेगा। तो हमने फॉर्मूला लगाया है, देखो जरा, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाला। हाइट की जगह y लिखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी y एक्सिस के अलोंग, ये वाला u मत लिख देना, ये वेलोसिटी x एक्सिस वाली है, ये ux है जिसकी वैल्यू u है। y की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो uy जो है वो 0 है, राइट। x एक्सिस की बात करेंगे तो सारी चीजें x एक्सिस वाली लेंगे, और y की बात करेंगे तो सारी चीजें y वाली लेंगे, राइट। तो अब बताओ क्या लिखोगे, बताओ सारे बच्चे, बोलो भाई। तो मैं ये वाली इक्वेशन लगा रहा हूं, तो बताओ, इक्वेशन थी हमारी अलोंग y एक्सिस लगा रहा हूं, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ध्यान रखना है y की तरफ सारी बात लेनी है, तो u के साथ y जोड़ दे रहे हैं ताकि आप गलती से x एक्सिस वाली चीजों को टच ना कर दें। तो हाइट तो y है, uy 0 था, वेलोसिटी शुरू में x एक्सिस की तरफ थी, y एक्सिस की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं थी, प्लस हाफ g, और टाइम जो है x अपॉन यू है, तो x अपॉन यू का होल स्क्वायर। तो y आ जाएगा बेटा 1/2 g x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहां केयरफुली देखो, y की पावर 1 है और x की पावर 2 है, समझाया था। y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, इसका मतलब ये जो ट्रेजेक्ट्री है इसकी शेप पैराबोला होगी। सो द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, सो द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। तो ये पहली इंपॉर्टेंट बात हमने प्रूव कर दी है कि प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री पैराबोला होगी। अब हम निकालना चाहते हैं दूसरी बात। दूसरी बात में क्या जानना चाहता हूं मैं, टाइम टेकन द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड। तो देखो जरा निकालना हूं, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक आने का समय, रीच द ग्राउंड। देखो जरा ध्यान से देखना सभी लोग, डायग्राम को वापस दिखा रहा हूं।
ग्राउंड का मतलब यहां से चल के नीचे यहां आने का समय, राइट, पूरा नीचे तक आना है। तो देखो ये हमारा वाई एक्सिस के अलोंग हम इतना चलेंगे, तो मैं वाई एक्सिस वाली इक्वेशन लगा रहा हूं और ये इक्वेशन है h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। चले कितना, पूरा h, यहां से यहां तक h चले हैं। पहले सिर्फ यहां तक का टाइम निकाला था, यहां से यहां, ये वाला टाइम नहीं चाहिए मुझे, नीचे तक का टाइम चाहिए इस बार। तो फॉर्मूला लगा रहा हूं, u की वैल्यू 0, अभी समझाया था, u y है, ये u y 0 है, राइट। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए इक्वेशन को लगाओ, ये इक्वेशन है। तो बताओ क्या इक्वेशन लगाओगे, बोलो भाई। h बराबर, बोलो बेटा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगा रहा हूं, u लेना है वाई एक्सिस वाला। जब y की बात करेंगे तो सारी चीजें y वाली होंगी, बस एक टाइम जरूर x और y की तरफ कॉमन होता है, चाहे x वाला लो या y वाला, एक ही बात होती है। तो हाइट ट्रेवल्ड h है, यू वाई 0 है, हाफ जी लिखाई है, टाइम निकालना है। तो ये 2 मल्टीप्लाई में g नीचे आ जाएगा, तो t की वैल्यू हो जाएगी √2h/g। इतना समय लगेगा प्रोजेक्टाइल को नीचे आने में, ऊपर से गिरकर ग्राउंड तक पहुंचने में समय लगेगा √2h/g। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं इसकी, इसे कहते हैं रेंज, यानी यहां से यहां तक का कुल कितनी दूरी होगी, है ना। तो इसको निकालना चाह रहे हैं, रेंज को, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं रेंज, जरा ध्यान दीजिएगा, रेंज। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज एक डिस्टेंस है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो आप एक्स एक्सिस वाली डिस्टेंस नाप रहे हैं, तो एक्स एक्सिस वाला फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम कॉमन होता है, चाहे एक्स वाला लो या वाई वाला, वो एक ही बात है। स्पीड जो है एक्स वाली लेनी पड़ेगी, डिस्टेंस एक्स वाली निकालनी है, तो स्पीड एक्स एक्सिस वाली। तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलोंग निकालनी है, तो स्पीड एक्स एक्सिस वाली, यानी यू एक्स का वैल्यू यू है, तो स्पीड यू मानी जाएगी यहां पर, जो बदल नहीं रही है, और रेंज ये मानी जाएगी। और टाइम तुम निकाल चुके हो, पूरा नीचे आने में जो समय लगा है √2h/g, समय ये माना जाएगा। ओके, तो ध्यान दो जरा, कैसे निकालोगे, बोलो भाई। फॉर्मूला बताओ, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का नाम रेंज है, स्पीड एक्स एक्सिस की तरफ यू एक्स है, टाइम टी है। यू एक्स की वैल्यू यू है, एक्स एक्सिस वाली स्पीड की बात करूंगा, टाइम √2h/g है। तो रेंज इतनी हो जाएगी, u इंटू √2h/g, ये रेंज की वैल्यू हो जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूं वेलोसिटी की, तो जरा ध्यान से देखना। तो वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक, यानी जब चीज पृथ्वी से टकरा रही होगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। मैंने समझाया था वेलोसिटी में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक्स और वाई। एक्स कंपोनेंट वही होगा जो शुरू में था, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लगा है, तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, जितनी शुरू में दी गई थी उतनी ही है, क्योंकि मोशन यूनिफॉर्म है, ना घटी है ना बढ़ी है। तो ये शुरुआत वाली ही है, u इतनी ही है, मैंने लिखाया भी था यहां, देख लो। vx की वैल्यू u के बराबर ही होगी, ये वेलोसिटी ना तो घटी ना बढ़ी, उतनी ही होगी। ये वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, शुरुआत में 0 थी, लेकिन ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, तो वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, और टकराते समय ये vy हो गई है, y वाली। अब इसको निकालने के लिए मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं, vy² निकालना है, uy 0 है, uy 0 है, और 2gh,
तो यहाँ से वी वाई कैलकुलेट हो जाएगी। जरा देखो कैसे कैलकुलेट हो जाएगी। तो देखो बेटा, वी वाई को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाया, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2GH, यहाँ वाई लगा दिया, यहाँ वाई लगा दिया, राइट। अब बताओ क्या हो जाएगा, वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर, यू वाई तो 0 था, तो 2GH, तो वी वाई आ जाएगा √2GH। अब कोई बच्चा वेलोसिटी वेक्टर लिखे, तो वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखोगे, Vx वेक्टर प्लस Vy वेक्टर, कुल वेलोसिटी। Vx वेक्टर में कैसे लिखोगे, Vx I कैप और Vy J कैप। Vx की वैल्यू कितनी है, u, तो आप लिख सकते हैं Ui कैप प्लस Vy की वैल्यू है √2GH J कैप। इस तरह से वेलोसिटी वेक्टर आप लिख सकते हैं। अगर कोई बच्चा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखना चाहे तो आराम से लिख सकते हो √I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो u स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो अंडर हट जाएगा 2GH। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ये वेलोसिटी की वेक्टर फॉर्म है, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी वेलोसिटी से चीज जमीन पर टकराएगी, √u स्क्वायर प्लस 2GH, इस वेलोसिटी से चीज जमीन पर टकराएगी। अब रह गया tan थीटा, थीटा निकालना, कितने एंगल पर टकराएगी। तो देखो ये tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आप समझते ही हो, ये वाली आर्म, यानी ये वाली आर्म कितनी है, Vy अपॉन बेस, बेस है Vx, तो ये वाली आर्म है Vy। तो बताओ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर Vy बेस Vx, तो tan थीटा हम निकाल सकते हैं। तो पता चल जाएगा कितने एंगल पर चीज जमीन से टकराएगी, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो tan थीटा निकाल रहा हूं, देखना जरा, एंगल ऑफ स्ट्राइक, तो एंगल ऑफ स्ट्राइक, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर Vy निकाल चुके हो, याद है, √2GH था, देखो दिखा देता हूं, देखो ये Vy है और ये है Vx जिसकी वैल्यू u है, तो √2GH अपॉन u, ध्यान कर लो, ठीक है। तो देखो जरा, तो Vy की वैल्यू बताओ, √2GH अपॉन u, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स √2GH अपॉन u। तो देखो बेटे हमने सारी चीजें निकाल दी हैं। देखो एक बार क्या क्या निकाला है, सबसे पहले निकाला ट्रेजेक्ट्री की शेप पैराबोला, कैसी शेप है, पैराबोला, y की पावर 1 x की पावर 2, नीचे गिरने में समय √2h अपॉन g, इतनी देर में प्रोजेक्टाइल जमीन पर आ जाएगा। रेंज निकाली थी देखो u इंटू √2h अपॉन g, इतनी रेंज प्रोजेक्टाइल कवर करेगा। वेलोसिटी में दो कंपोनेंट होंगे, x वाली वेलोसिटी उतनी रहेगी जितनी शुरू में थी, यानी u, Vy बढ़ती चली जाएगी, 0 से बढ़कर हो जाएगी √2GH। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे Vx वेक्टर प्लस Vy वेक्टर, Vx I कैप प्लस Vy J कैप, इस तरह से हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो तो लिखते हैं √I के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इस तरह से वेलोसिटी कितनी से टकराएगा वो मैग्नीट्यूड भी हम बता सकते हैं। एंगल ऑफ स्ट्राइक कितने एंगल पर टकराएगा, तो tan थीटा बराबर Vy अपॉन Vx, तो हम कितने एंगल से प्रोजेक्टाइल टकराएगा ये भी बता सकते हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे और आपको पूरी समझ आ पाएगी। बहुत ध्यान से देखना, बहुत शानदार वीडियो है और बहुत ही आपको मज़ा आएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।